सो यार हेलो एंड यो व्हाट्सअप गाइस। सो आज की वाली वीडियो में हम लोग स्पेस लैटिस या 3D लैटिस जो भी बोलना है बोल लो इसको, ये पढ़ेंगे। प्लस आज की वाली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो कि होते हैं सिंपल यूनिट सेल, है ना, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल प्लस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में आज अपन लोग पढ़ेंगे। सो आप बने रहना वीडियो के साथ में। सो मेरा नाम है शशांक और आज के वाली वीडियो में, सॉरी ये तो मैं बता ही चुका हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं, है ना, बेहतरीन तरीके से। चलिए, स्पेस लैटिस इज ए रेगुलर। पहले तो यार इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल लैटिस तुम बुला सकते हो, इसको स्पेस लैटिस बुला सकते हैं, और ये भी ना अच्छा लगे तो तुम 3D लैटिस भी इसको बोल सकते हो। सो क्या होता है, स्पेस लैटिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है, ये देखो, ये जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, ये होते हैं लैटिस पॉइंट। कोई भी एक पार्टिकल का तुम लोग इसको सेंटर भी कह सकते हो, है ना। ये लैटिस पॉइंट है पूरे बीच वाले। ओके, सो ये होते हैं लैटिस पॉइंट्स, जैसे कि ये यहाँ पे भी तुम लोग को दिख रहे हैं ये लैटिस पॉइंट्स। ओके, सो ये हो गए लैटिस पॉइंट्स शोइंग हाउ द पार्टिकल आर अरेंज इन डिफरेंट साइड्स इन अ 3D व्यू। अब यार ये क्या बताते हैं अपन को कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड हैं एक 3D यानी समझ रहे हो, 3 डायमेंशनल व्यू में, है ना। जैसे कि ये इसमें तुम लोग देख ही सकते हो किस प्रकार से पार्टिकल्स अरेंज होके क्यूब बना रहे हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। द 3 डायमेंशनल distribution of component particle in a crystal can be found by X-rays diffraction of different faces of the crystals। ठीक है, तो यार जो 3D मतलब 3 डायमेंशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पार्टिकल अपन लोग एक्सरे की मदद से ढूंढ सकते हैं, है ना, मतलब देखा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री द क्रिस्टल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। अब जो क्रिस्टल होते हैं वो अपन लोग 7 टाइप्स में डिवाइड कर चुके हैं। ये टाइप्स में पहले पिछले वाला जो वीडियो था ना उसमें इनके फिगर्स मैंने दिखा दिए थे। ओके, अब इसके अपन लोग मतलब वो सब भी ये भी मैंने पढ़ा दिया था, जैसे एक्सेस एंड एंगल्स भी मैंने बता चुका था इसके, मगर फिर से मैं एक्सेस और एंगल जैसे कि इस टेबल में गिवन है वो मैं दिखाऊंगा, तुम लोग बताऊंगा मतलब। ओके, दिस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 32 क्लासेस विच in turns can be in the grouped into 7 crystals। ओके, तो ये 7 क्रिस्टल्स के ग्रुप में रह सकते हैं। सो देखते हैं 7 क्रिस्टल कौन कौन से। सबसे पहले मैंने बताया था क्यूबिक। ओके, सो क्यूबिक में जो होता है अपने लेंथ ब्रेथ और हाइट, जो ABC मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में, नहीं देखा है तो देख लेना। ओके, मतलब मेरी प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने उसके लिए एक अलग से, केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट क्लास 12 करके सर्च कर लेना, बाय ऑनलाइन शिक्षा ऐसे करके बेहतरीन प्लेलिस्ट है। क्या है, वेल अरेंज्ड है, मतलब पहला वाली वीडियो में तुम लोग देख सकते हो। सो क्यूबिक कौन से होते हैं, और हाँ मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा उस वीडियो की, फर्स्ट वाले की, तुम लोग देख सकते हो। एक्सेस इक्वल होती है, और इनका जो ये होता है एंगल्स, ये भी सारे इक्वल होते हैं। ओके, फिर इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो मैं फ़िलहाल पहले रिवाइज करवा दूँ तुम लोग को। फिर सर ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है, सॉरी प्लेनर बोल दिया, ट्राइगोनल क्रिस्टल्स में क्या होता है, जो अपने एक्सेस होती है वो A इक्वल टू B होती है, मगर जो C होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू A एंड B, बट द एंगल बिटवीन दैम इज़ ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल। ओके, अभी टेट्रागोनल पढ़ा था, अभी ट्राइगोनल पढ़ रहे हैं। ओके, शायद अगर मैंने इस वाले को ट्राइगोनल पढ़ दिया या बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, है ना। सो इसमें क्या हो जाता है, जो AB और C होता है वो इक्वल होता है आपस में, बट जो अल्फ़ा बीटा होता है और गामा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। कोई भी एंगल हो सकता बट 90 डिग्री नहीं होता है। जो ये है ना लैटिस तुम्हारे, है ना, ब्रेवाइस लैटिस, इसको पहले मैं ये पूरे समझा दूंगा तुमको ये होते क्या है, फिर अपन इस टेबल पे इस साइड वाले को बाद में आएंगे और बता दूंगा तुमको, ठीक है, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है ना। ये सब अभी अपन आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से, तो मैं फिर आके इसको समझा दूंगा। ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक।
इसमें ए बी और सी इक्वल नहीं होते आपस में, बट जो अल्फ़ा बीटा और गामा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ये ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल नहीं होते, प्लस जो बीटा एंगल होता है वो भी 90 डिग्री नहीं होता, बाकी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा 90 डिग्री होते हैं। ट्राइक्लिनिक में अपना जो क्या बोलते हैं ए बी और सी ये भी इक्वल नहीं होते, और साथ ही साथ ये तीनों भी 90 डिग्री नहीं होते इक्वल में। हेक्सागोनल में देख लो ए बी इक्वल होते बट सी इज़ नॉट इक्वल, और अल्फ़ा और बीटा तो 90 डिग्री होते हैं बट गामा का फिक्स है कि ये 120 डिग्री होता है। चलो मैं एक बार फिगर भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को शॉर्ट में, ठीक है, जिससे कि तुम लोग को ये ना हो कि बताया नहीं। ठीक है, ये मैंने पिछले वाले में बता दिया था इसलिए गुदा हुआ है। ठीक है, तो देखो यार, जो अपना ये क्यूबिक है ना, इस क्यूबिक में तुम लोग देख सकते हो कि ये ए बी सी, मतलब इसका फिगर बस मेन दिमाग में रखो कि क्यूबिक में क्यूब बना रहा है ये पूरी तरीके से, प्लस जो इसकी लेंथ है वो 90 डिग्री, मतलब सॉरी ए बी और सी की जो डायमेंशंस है वो इक्वल है, प्लस ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। फिर आते हैं ट्रायगोनल पे, जिसमें ए बी सी तो इक्वल है बट जो गामा है वो 90 डिग्री नहीं है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको तो तुम लोग अच्छे से देख पाओ। ठीक है, जो गामा है वो 90 डिग्री नहीं है। ओ सॉरी, गामा बोल रहा हूँ, सारे ही एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना, सारे ही एंगल 90 डिग्री नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड आ जाता है ट्रायगोनल, जिसमें ए और बी इक्वल होता है बट सी इक्वल नहीं होता है ए और बी के, बाकी सारी साइड्स 90 डिग्री के इक्वल होती है। फिर आ जाते हैं ट्राइक्लिनिक पे। ट्राइक्लिनिक में मैंने बताया था कि अल्फ़ा बीटा अलग अलग होता है बट जो अपना ये होता है ये इक्वल होता है। ओके, इसी के साथ साथ इसी प्रकार से सारे हैं, तुम लोग देख के समझ सकते हो। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, अल्फ़ा ए बी और सी इक्वल नहीं होते हैं बट जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। और मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री होते हैं बट बीटा जो होता है वो 90 डिग्री से कम ज़्यादा होता रहता है, ज़्यादा ही होता है मैक्स टाइम, क्योंकि देखो ये ज़्यादा का एंगल बना रहा है ना, तो बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड गामा। ओके, सो ये हो गया मोनोक्लिनिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेक्सागोनल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है, साफ बात, पहले तो ये ध्यान में रख लेना। इसमें ए और बी इक्वल होते बट सी इनके इक्वल नहीं होता है, प्लस ये जो है क्या बोलते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मैंने फिगर्स भी दिखा दिए हैं, तुम लोगों को ये ना बोलने को कि यार ये तो गलत काम कर दिया सर ने, है ना, इसलिए मैंने सही से बता दिया हूँ। अगर फिर भी तुम लोग चाहते हो वीडियो देखना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही शॉर्ट में समझाया। सो टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, इसको अपन लोग ब्रेवाइज लेटिस भी कहते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है अपना सिंपल यूनिट सेल, इसको अपन लोग कहते हैं प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, बेसिक यूनिट सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ सेल हैविंग द लेटेस्ट पॉइंट ओनली एट कॉर्नर इज कॉल्ड एज एसएससी। एसएससी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, डेट इज़ इन द, मतलब पहले तो भाई ये बात समझ लो कि इसके बस कॉर्नर्स में ही जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, अभी मैंने बताया था लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे हो, मतलब उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो कि वो एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो, है ना, दिखा रहे हो। सो इन दिस केस देयर इज़ वन एटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स। एक एटम होता है हर एक कॉर्नर पे ऑफ अ क्यूब, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल, क्यूब बात एक ही है। Considering an atom at one corner, it will be found that this atom is surrounded by the 6 atoms, thus the coordination number will be 6। अब यार ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, चलो तो यार मैं फटाक से कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो देखो, सो यार देखो अपन प्लेन पेज में आ चुके हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता क्या है, जैसे मैंने अगर तुमसे पूछा कि ये वाला जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो तुम लोग कैसे बताओगे। देखो ये फिगर दोनों अलग हैं आपस में, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, ये दोनों फिगर आपस में अलग है। पहले मैं इसका साइज़ चेंज कर लेता हूँ, फिगर से आपस में अलग है, ठीक है, मैंने एक लाइन बना दी। अब मैं अगर तुमसे पूछूँ कि इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो तुम लोग क्या बताओगे। तुम लोग ये देखोगे कि नेबरिंग
एटम्स इसके कितने हैं, मतलब जो ऐसे एटम जो इसको टच कर रहे हो अगल बगल से। तो देखो एक तो ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है, तो कितने हुए, 2। सिंपल। अब मैं बोल दूँ कि इसकी कितने वो है क्या बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फिर से इसके सेम नेबरिंग एटम्स को देखोगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आ जाते ये वाले में। अब मान लो मैंने पूछ लिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और बाप रे भयंकर बड़ा सवाल। तो यार 1 2 3 4 5 6, सिंपली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर को तुम शॉर्ट फॉर्म में CN भी लिख सकते हो। ओके, सो बस ये इतनी सी बात थी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। सो वही दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो देखो 6 कैसे हुआ, जैसे मान लो मैंने ये एक एटम ले लिया, ठीक है, ये वाला एक जो कॉर्नर है ना, इसको मैंने मान लिया अपना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखो बात को समझना, ठीक है, ये थोड़ा सा कटा हुआ फिगर है क्योंकि ये 1/8 कैसे आए ये समझाया गया है। 1/8 का यूज़ क्या है ये चीज़ वो मैं बताऊंगा। पहले ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला गया। मान लो ये एक एटम लिया है अपन ने, इसके अगल बगल में कितने एटम्स हैं, तो पहला तो अपने ये हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 आ गए ना 6। बस इसी प्रकार से लिख देना है आंसर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ठीक है। अब ये टच नहीं कर रहा है, ये गलत फहमी में मत रहना कि पीछे वाला ये वाला भी टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। बीच में एक सेंटर एटम और आता है इसमें, वो कि आगे अपन बॉडी सेंटर्ड करके उसको पढ़ेंगे। सो ठीक है, ये रही इसकी बात। अभी 1/8 का भी फंडा मैं बताऊंगा, मत चिंता करो, है ना। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन द HA एंड एटॉमिक रेडियस। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है HA है और एटॉमिक रेडियस जो कि R माना गया है, ये R है। ओके, ये R लिखा है, ये थोड़ा E टाइप का दिख रहा होगा कई एक को, मगर ये कुछ इस प्रकार से R लिखा गया है ना, थोड़ा अलग ही टाइप का लिखा है ये, इस टाइप से, है ना। सो इट्स अ R, ठीक है ना, ये कहीं पे भी दिखे सो इसको R समझना, ठीक है ना, और कुछ नहीं। एटॉमिक रेडियस R है ये। सो क्या तुम लोग कह सकते हो ये क्यूब है, देखो 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 देखो, यही चीज़ मैं बोल रहा था, सेंटर से ये टच नहीं कर रहा है, सेंटर में गैप है इन दोनों के, तो ये इसका ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्या बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, ठीक है, नेबर नहीं हुआ ये। इसी प्रकार से ये वाला जो यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे ये नहीं होगा। ओके ठीक है। तो देखो यार, एक क्यूब में मतलब एक तुम्हारे ये जो यूनिट सेल बनता है ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यार इसकी जो एक लेंथ होती है 2r की होती है। 2r कैसे, मतलब अगर अपन मान ले कि ये जो अपने पास में एटम्स है इसका रेडियस है r, ठीक है, इसका रेडियस है r। अब इसका रेडियस एक r हो गया ये, और ये दूसरा r हो गया, सो इसको अपन क्या कह सकते हैं, 2r कह सकते हैं। और मैंने मान लिया कि 2r इक्वल्स टू a है, ठीक है। मतलब a क्या है, अब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब। लेंथ ऑफ द साइड मतलब ये वाली जो साइड दिख रही है ना तुमको, ये वाली, ये है a, और ये जो इसका रेडियस है ये आधा आधा दिख रहा है ना, आधा ये और आधा मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, आधा ये बस इमेजिनेशन वाला चैप्टर है यार। जितनी अच्छी तुम्हारी इमेजिनेशन स्किल होगी ना, ये चैप्टर उतना ईजी लगेगा। तो ये इसको अपन ने r बोल दिया है, तो 2r इक्वल टू a हो गया है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं कह सकता हूँ r इक्वल टू a/2, बिल्कुल कह सकता हूँ यार, है ना। अब नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। तुम लोग ये बात तो मानते हो कि इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, और हर एक एटम जो है क्यूब के अंदर कितना आएगा 1/8। 1/8 कैसे आया, अब ये है, देखो ये देख रहे हो तुम लोग, ये क्यूब मतलब देखो एक एटम है, ठीक है, ये जो है मान लो ये एक एटम है, ये एटम करीब करीब इतना बड़ा है। ये तो अपन ने बस एक उसके पॉइंट से डिनोट किया है, लेटेस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, है ना, छोटा सा बिल्कुल पॉइंट दिखाया है उसका सेंटर का। बट अगर मैं कहूँ ये एटम कितना बड़ा है, तो ये कम से कम इतना बड़ा होगा, फिर ये भी इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, फिर ये भी इतना ही बड़ा होगा, फिर ये भी इतना ही बड़ा होगा। ओके, ये सब वैसे तो ये मैंने बहुत गैप दिखा दिया इन दोनों के बीच में, हालांकि ये बिल्कुल आधे आधे इतने होते हैं ये, ठीक है ना। मतलब ये देखो जैसे ये टच है ना यहाँ पे, ये कुछ इसी प्रकार से रहता है ये टच,
है ना। तो अब यार तुम लोग ये देख सकते हो कि इसका इतना हिस्सा जो है इतना तो अंदर आ रहा है, बट बाहर का ये पूरा, मतलब अगर मैं एक प्रकार से शेडिंग करना चाहूँ तो ये पूरा बाहर जाएगा इतना इस साइड का, फिर इस साइड का भी हाफ आधा हिस्सा पूरा पूरा बाहर जाएगा, और ये वाली साइड का जो रहेगा इस साइड वाला, ये जितना इतना अंदर कटा है ना इतना ही बस अंदर रहेगा। तो ये जितना कटा है ये 1/8 होएगा। 1/8 पोर्शन इसका क्यूब के यूनिट सेल के अंदर में आता है। तो यही बात कहने की कोशिश की गई है वहाँ पे। ओके, यही वाली बात कही गई है। सो होप सो समझ में आया होगा 1/8 कैसे आया। तो एक बार और बता दे रहा हूँ, इसका जो है ना ये देखो, ये वाले फिगर में और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, एक क्यूब बना बाहर से, सेम पीछे से बना होगा। तो तुम लोग खुद देख सकते हो उसका 1/8 इतना, सिर्फ इतना हिस्सा बाहर है, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा जो है ना रेड वाले लाइन वाला, इतना हिस्सा बस अंदर है। तो इसलिए ये 1/8 लिखा गया है इसको। ओके, मतलब अपन को टोटल अंदर का माल मसाला बताना है ना, पूरा थोड़ी ना बताना है। सो टोटल एटम्स कितने होंगे एक यूनिट सेल के अंदर, वो होंगे 1 नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जो कि आ जाएगा 1। अब इसकी निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 1 1 2 2 3 3 नंबर में आ जाता है, कभी कभार 5 नंबर में भी, जैसे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 नंबर में आ जाते हैं, उसमें भी 1 आध नंबर में या आ चुका है ना। तो यार इसको अच्छे से देख लेना, मतलब सिर्फ सिंपल की नहीं, फेस क्यूब है ना, इन वाले के भी बहुत आए हैं, है ना, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक वाले, है ना, मतलब इनके बहुत आते हैं ये वाले, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी को अपन डिनोट करते हैं पी से। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी वो चीज़ होती है जो मतलब उसके अंदर में कितनी कैपेसिटी होगी उस सामान को रखने की। समझ रहे हो बात को। जैसे मैंने एक बैग दे दिया, मैंने इसके अंदर 6 बॉलें रख दी, 1 2 3 4 5 6। अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि इस बैग में कितने बढ़िया तरीके से वो 6 बॉलों ने जगह कवर की है, ठीक है। मतलब समझ रहे, मतलब ये जो स्पेस बीच में ये दिख रहा है ना तुम लोगों को वॉइड्स, ये कितना कम है उतनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी है। समझ रहे हो, मतलब जितने कम वॉइड्स हैं उतनी अच्छी तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी है। वॉइड्स मतलब ये तुम्हारा खाली रिक्त स्थान जिसको कह सकते हो, ये पूरा खाली वाला स्पेस, ये पूरा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी पैकिंग, ये हो जाएंगे वॉइड्स। और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब उसके अंदर में कितनी कैपेसिटी है, कितने बढ़िया तरीके से वो पूरे स्पेस को यूज़ कर पा रहा है ना, ये हो जाती है पैकिंग एफिशिएंसी। सो इसका पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं। सो 1 क्या हो जाएगा अपना नंबर ऑफ एटम्स इंटू 4/3 पाई इंटू a/2 क्यूब। a/2 क्यूब क्यों, क्योंकि r क्यूब होता है, ये तो सिंपल तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, अपॉन a क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। ये तो भाई पता ही है तुम लोग को, नॉर्मल सी बात है ना। ये वही चीज़ दे दी गई है, वॉल्यूम a क्यूब होता है, n 1 है अपने पास में, एंड ये r है। यही सेम फार्मूला हर किसी में लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हारे पास में ये आंसर आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, इसमें यहाँ लिखा नहीं है बट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। सो जब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 52.4%, ठीक है। और वॉइड्स निकालना रहेगा तो 52.4 माइनस 100 कर देना, तुम्हारे वॉइड्स भी निकल के आ जाएंगे। ओके, सो ये था यार सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब। अब ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। सो यस, ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब। अब ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब यार ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ नई बात नहीं है। नई बात कैसे नहीं है, तो देखो नंबर ऑफ कॉर्नर्स तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक क्यूब में कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मेरे को इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं। एजेस मतलब ये तुम्हारी जो लाइंस होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। सो ये कुछ 12 होती है। अब नंबर ऑफ क्यूब सेंटर, ये थोड़ी सी बताने लायक बात है। क्यूब सेंटर मतलब क्यूब के बीच का सेंटर कितने होते हैं,
ओके, तो एक ही सेंटर होएगा भाई। नाउ नंबर ऑफ क्यूब्स डायगोनल, डायगोनल यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये होते हैं डायगोनल। मतलब जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम के फर्स्ट कॉर्नर से लेके पीछे, जो तुम्हारे रूम के पीछे वाला कॉर्नर होगा वो वाले कॉर्नर तक, ठीक है ना। तो ये समझ ही गए होंगे कि ये क्यूब से यहाँ वाला इसको जोड़ो और इसको इससे जोड़ो, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा ये कैसा, मगर ये फ़र्क बहुत पड़ रहा है। तुम लोग 3D में देखोगे तो बहुत, मतलब अपने रूम में एग्जांपल लेके करोगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। अब नंबर ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल बोले तो जो इसका फेस है ना, फेस जो कि ये फ्रंट में है, ये एक फेस, इसके डायगोनल्स, मतलब तुम्हारे सामने जो दीवार होगी ना उस दीवार के ही कॉर्नर्स को जोड़ना है बस। फिर सेम पीछे भी होगा कुछ इसी प्रकार से, ये एक डायगोनल, ये दूसरा, फिर कुछ इसी प्रकार से इस साइड भी, फिर नीचे भी, फिर इस तरफ में भी, फिर पीछे तरफ, फिर ऊपर तरफ में। तो इस प्रकार से कितने होंगे 12, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस में 2 डायगोनल्स बनेंगे, तो ये हो गया 12। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट डिफरेंट साइड्स ऑफ अ क्यूब, डिफरेंट साइड्स ऑफ अ क्यूब, कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एटम कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अभी जिस प्रकार से अपन ने देखा 1/8, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन था एक एटम का, एक सिंगल एटम का कितना होता है। सो देखो, अ कॉर्नर ऑफ क्यूब इज कॉमनली इन 8 क्यूब्स, ठीक है। एक कॉर्नर जो होता है वो 8 क्यूब में होता है। 8 क्यूब में किस प्रकार से, अगर मैं यहाँ पे एक एटम मान लूँ, ये पहले तो इसको मिटा देता हूँ, सो वॉट, तुम लोग को इट विल बी क्लियर। सो यहाँ पे तुम्हारा एक क्यूब, सॉरी एटम है, यहाँ पे मान लो। तो अब इसका जो कंट्रीब्यूशन होएगा ना वो 8 क्यूब्स में होगा। 8 क्यूब्स में किस प्रकार से होएगा, पहला क्यूब तुम्हारा कुछ यहाँ बनेगा, कुछ यहाँ पे इस तरफ में, ठीक है। क्यूब का थोड़ा सा शेप सही नहीं आ रहा है, आई नो। फिर तुम्हारे 2 क्यूब सामने की साइड में आ जाएंगे, क्योंकि यार ये इस प्रकार से अभी बचा है, ये इतना बस कवर हुआ है, इतना इतना। अब 2 सामने से आ जाएंगे, ठीक है। फिर 4 ऊपर 8, मतलब हाँ 4 ऊपर से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक क्यूब 8, मतलब एक एटम 8 क्यूब्स में बट रहा है ना। सो सिंपली ये हो जाएगा। फिर फेस सेंटर, फेस में जो सेंटर, अब देखो यार ये तो बहुत ही सीधी सी बात है। यहाँ पे मैंने एक एटम रख दिया, मतलब जो तुम्हारी दीवार है उसमें तुमने एक बॉल फंसा दी अच्छी बड़ी सी, आधी ऐसे कि आधी बॉल बाहर हो आधी बॉल अंदर हो। तो इसमें 1/2, क्योंकि ये दो क्यूब्स में बटेगी, है ना, मतलब 2 रूम्स में बटेगी ये बॉल। समझ रहे हो ना यार, ये बॉल वाला एग्जांपल बहुत सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एन एज ऑफ क्यूब इज़ कॉमनली 4 क्यूब्स, एक एज जो होता है वो 4 क्यूब्स में बटा होता है, ठीक है भाई, ये बोल दिया। कैसे 4 क्यूब में, अब यही एक एज मान लो, ये कुछ इस प्रकार से एक एटम होएगा। सो यहाँ पे एक क्यूब यहाँ आएगा, एक क्यूब इस तरफ आएगा, एक क्यूब इसके सामने में, बस यार यार बहुत सिंपल है यार ये तो। बस इमेजिनेशन चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिसके पास इमेजिनेशन होगी ना उसके लिए चैप्टर कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। सो अ क्यूब सेंटर is not common in any another cube, so one complete atom presented। मतलब जो क्यूब में जो सेंटर में बात की गई है, तो सेंटर में मतलब यार एक पूरा होता है, देख ही सकते हो तुम लोग। हाँ ये देखो, जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे फिगर बना लिया था, अच्छा हो गया। शायद ये कॉर्नर में तुम लोग देख सकते हो कि ये 8 क्यूब्स में बटा है। किस प्रकार से बटा है दिख ही रहा है ना। तो ये 8 क्यूब में बट गया है। ये फेस सेंटर्ड एक में बचा है ना, मतलब सॉरी एक के ही साथ में बटे हैं, मतलब 2 के 2 1/2। और जो एज वाला है ये भाई 1 2 3 4 में बटा है। तो बस ये बहुत ही सिंपल सी बात थी यार। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको BCC भी बोलते हैं। ऑलरेडी वीडियो शायद से 20 से 25 मिनट का हो चुका होगा, है ना। और फिर तुम लोग को पता है मेरे यहाँ पे नेटवर्क का कितना इशू रहता है, जिसके कारण से दिक्कत हो जाती है। सो यार इसलिए बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड को अपन अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो यार और एक और इम्पोर्टेंट तुम लोगों के लिए नोटिफिकेशन है कि मैं जल्दी एक और स्पेशल चीज़ लेके आने वाला हूँ, वो एक सरप्राइज़ होगा, ठीक है, तो जल्दी आने वाला है। सो यार तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ओके बाय बाय एंड थैंक यू। ओके थैंक यू।